शीला एक जादूगरनी की बेटी थी। एक दिन वो अपनी उड़ने वाली जादुई साइकिल पर बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी वो देखती है कि पहाड़ी के खाई में एक कार फंसी हुई है। उस कार में फंसी सभी लड़कियां जोर जोर से मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। शीला तुरंत अपनी साइकिल लेकर उस कार के पास पहुंच जाती है। उसके बाद शीला अपनी साइकिल के साथ बंधी हुई रस्सी का एक दूसरा सिरा कार के साथ बांध देती है और उस कार को हवा में उड़ाकर खाई से बाहर निकाल लेती है। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो हम सब नहीं बचते। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम सब आराम से अपने घर जा सकती हो। वही दूसरी तरफ रोहन नाम का एक बुरा लड़का शीला को ये कारनामा करते हुए देख लेता है। रोहन एक लालची और बेईमान लड़का था। वो लोगों के घरों में चोरी करने का काम करता था। इसके बाद रोहन शीला का पीछा करते हुए उसके जादुई लीची घर तक पहुंच जाता है। फिर रोहन खिड़की से घर के अंदर ताक झांक करने लगता है। बेटी, आजकल हमारे इलाके में बहुत चोरियां हो रही हैं, इसीलिए तू मेरी जादुई छड़ी अलमारी के अंदर छुपा कर रख दे। शीला जादुई छड़ी को ले जाकर अलमारी के अंदर रख देती है। बस यही चीज तो मुझे चाहिए थी। अब किसी भी तरह मुझे इस जादुई छड़ी को चुराना होगा। फिर खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। तभी मौका देखकर रोहन खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाता है और अलमारी से जादुई छड़ी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रोहन जादुई छड़ी की शक्ति से शीला और उसकी माँ को हवा में उड़ाकर दूर तालाब के किनारे पहुंचा देता है। फिर रोहन जादुई छड़ी की शक्ति से उस लीची घर को हवा में उड़ाते हुए अपने गांव ले जाता है। दूसरी तरफ शीला और उसकी माँ की नींद जैसे ही टूटती है, अपने आप को तालाब के किनारे देख दोनों दंग रह जाती हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया? अचानक हम दोनों इस तालाब के किनारे कैसे आ गए? लगता है किसी ने मेरी जादुई छड़ी चुराकर हमें यहाँ पहुँचाया है। हमें किसी भी तरह उस चोर को पकड़कर अपनी जादुई छड़ी हासिल करनी होगी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। दूसरी तरफ रोहन जादुई छड़ी की शक्ति से गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो गांव वालों, ये देखो मेरे पास जादुई छड़ी है, इसीलिए आज से तुम सब मेरी बात मानोगे और मेरी गुलामी करोगे। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर रोहन जादुई छड़ी घुमाने लगता है और बगल में मौजूद पेड़ के ऊपर आग लग जाती है। ये नजारा देख सभी गांव वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं और रोहन की बात मान लेते हैं। फिर रोहन गांव के जमींदार के पास जाता है। सुनिए जमींदार अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चुपचाप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए। पिताजी, इसकी शक्ल तो बंदर की तरह दिखती है। आखिर इसने मुझे शादी की बात करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल जा यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम दोनों को जादुई छड़ी का कमाल दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद रोहन जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक खतरनाक शेर प्रकट कर देता है। शेर को देख जमींदार थर-थर कांपने लगता है। सुन दिव्या, चुपचाप मुझसे शादी कर ले, वरना ये शेर तेरे पिताजी को मार कर खा जाएगा। लेकिन तभी वो जादुई लीची घर हवा में उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। उसके अंदर ढेर सारे चूहे बाहर निकलकर रोहन पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते रोहन बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे कोई मुझे इन चूहों से बचाओ। तभी वहाँ शीला अपनी माँ के साथ आ जाती है। शाबाश मेरे वफादार जादुई घर,
तूने इस चोर को अच्छा सबक सिखाया। फिर शीला की माँ रोहन के हाथ से अपनी जादुई छड़ी छीनकर उस शेर को वहां से गायब कर देती है। माँ, इस लालची चोर को ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी में दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके। फिर शीला की माँ जादुई छड़ी घुमाकर रोहन को एक बकरे के रूप में बदल देती है। अब 5 साल तक ये इसी तरह बकरे के रूप में रहेगा और यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। इसके जैसे बुरे लड़के की यही सजा है। इस तरह रोहन को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर शीला और उसकी जादूगरनी माँ लीची घर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता वो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। फिर एक दिन, सुनो लड़कियों, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। जो भी लड़की उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतेगी उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही उसे 1 महीने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। वहाँ रहने और शॉपिंग का पूरा खर्चा हमारे कॉलेज का होगा। टीचर की ये बात सुनकर क्लास की सभी लड़कियाँ खुशी से उछल पड़ती हैं। मुझे किसी भी तरह ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना ही होगा, लेकिन सपना के रहते मैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाऊंगी क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत दिखती है। अगर मैं सपना को बदसूरत बना दूं, तो फिर मैं आसानी से ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत सकती हूँ। फिर उसी शाम सपना कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मीरा अपनी एक सहेली के साथ उसे रास्ते में रोक लेती है। बाद सपना मीरा के चेहरे पर एक भूतिया पानी डाल देती है, जिस वजह से सपना का पूरा चेहरा उसी समय जलकर बदसूरत हो जाता है। बेचारी सपना दर्द से तड़पने लगती है। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना, आज के बाद ये आईने के सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं करेगी। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आराम से जीत सकती हूँ। लेकिन मीरा, अगर इसने पुलिस में हमारी शिकायत कर दी तो फिर पुलिस हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। सुन, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। पास वाले समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टापू है। उस टापू पर ढेर सारी खतरनाक चुड़ैल रहती हैं। हम सपना को ले जाकर उस टापू पर फेंक देते हैं, फिर वहाँ रहने वाली चुड़ैलें उसे मार कर खा जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों सपना को बेहोश करके नाव में बैठा लेते हैं और उसे समंदर के बीचों बीच मौजूद भूतिया टापू पर ले जाकर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सपना को होश आता है तो अपने आप को वीरान टापू पर देख सपना घबराकर रोने लगती है। सपना को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो टापू के किनारे बैठकर वहां से गुजरने वाली किसी नाव का इंतजार करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और सपना को कोई मदद नहीं मिलती। दूसरी तरफ भूख और प्यास से सपना की हालत बहुत खराब हो जाती है। लगता है अब मैं इस टापू से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी और कुछ ही दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। सपना ये सब सोचकर दुखी हो रही थी कि तभी उसे पानी में हैंडबैग के आकार का एक बहुत बड़ा घर तैरता हुआ दिखाई देता है। देखते ही देखते वो घर सपना के करीब आ जाता है और अगले ही पल इस घर के दरवाजे से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। तुम कौन हो लड़की और यहाँ इस टापू पर क्या कर रही हो? सपना चुड़ैल को अपनी सारी आप बीती बता देती है। सपना की कहानी सुनकर चुड़ैल को उस पर बहुत दया आती है और वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद चुड़ैल अपने घर के अंदर रखा जादुई केक सपना को खिला देती है। उस केक को खाते ही सपना का जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल सपना को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठाकर
उसे वापस उसके गांव भेज देती है। फिर अगले दिन सपना अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर कॉलेज जाती है। सपना को देख मीरा और उसकी सहेली कावेरी के होश उड़ जाती हैं। अरे ये सब क्या है? ये सपना उस टापू से बचकर कैसे आ गई? ये क्या, ये तो पहले से कई ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। तभी अचानक सपना की जादुई झाड़ू उन दोनों की पिटाई करने लगती है। हाय मर गई रे, ये झाड़ू तो बहुत ही खतरनाक है। हमें माफ कर दो सपना, वरना ये जादुई झाड़ू हमारी जान ले लेगी। फिर वो दोनों सपना के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को सुधरने का एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कभी कोई गलत काम किया तो मेरी जादुई झाड़ू तुम दोनों की जान ले लेगी। चलो भागो यहाँ से। उस दिन के बाद से मीरा और उसकी सहेली पूरी तरह सुधर जाते हैं। दूसरी तरफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर सपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। उसके बाद सपना अमेरिका जाकर मजे से वहाँ की सैर करने लगती है। साथ ही वहाँ ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। उसके बाद सपना घर आकर अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। कंगना एक अमीर और घमंडी परी थी। वो हमेशा गरीब परियों का मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती किया करती थी। कंगना के घर पर अदिति नाम की एक गरीब परी नौकरानी का काम करती थी। कंगना को जब भी मौका मिलता तो वो अदिति की गरीबी का मजाक उड़ाने से नहीं चूकती थी। फिर कुछ दिनों बाद अदिति परी का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन वो उस दिन भी कंगना परी के घर पर सफाई का काम कर रही थी। तभी अदिति परी की माँ उसके लिए एक लहंगा लेकर आती है। अपनी माँ का लाया हुआ लहंगा देख अदिति बहुत खुश होती है और उसे एक टेबल के ऊपर रखकर काम में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही कंगना की नजर अदिति के लहंगे पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे इस बेकारन की माँ ने तो इसे बहुत ही शानदार लहंगा ला कर दिया है। आज मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मेरा लहंगा इसके सामने फीका पड़ रहा है। ये गरीब नौकरानी मेरे सामने इतना सुंदर लहंगा पहने, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी इसे ले जाकर आग में जला देती हूँ। उसके बाद कंगना अदिति के लहंगे को उठाकर चूल्हे के ऊपर डाल देती है, लेकिन तभी अदिति ये सब कुछ देख लेती है। अरे दीदी, ये आपने क्या किया? मेरी माँ लहंगा खरीदने के लिए कई महीनों से पैसे बचा रही थी, आपने तो इसे जला दिया। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देख, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तू एक गरीब परी है और गरीब की तरह रह। अगर तूने मेरी बराबरी करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी जलाकर राख कर दूंगी, समझ गई ना? इस तरह दुष्ट कंगना की हरकत से अदिति को बहुत दुख होता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ पर बैठी दो चिड़िया अदिति को रोते हुए देख आपस में बात करने लगती है। अरे ये लड़की क्यों रो रही है? आखिर इसे क्या तकलीफ है? आज इसका जन्मदिन है। इसकी माँ इसके लिए एक नया लहंगा लेकर आई थी, लेकिन इसकी दुष्ट मालकिन ने इस लहंगे को जला दिया, इसीलिए ये दुखी होकर रो रही है। सच में इस गरीब परी के साथ बहुत बुरा हुआ। हमें इस परी की मदद करनी चाहिए। हाँ, तूने सही कहा। जादूगर अंकल के घर से इसके लिए एक जादुई लहंगा लेकर आते हैं। उसके बाद वो दोनों चिड़िया हवा में उड़ती हुई जंगल में रहने वाले एक जादूगर के घर पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों चुपके से जादूगर की नजर बचाकर उसके घर पर रखा जादुई लहंगा उठाकर उड़ती हुई वहां से निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों चिड़िया जादुई लहंगा लेकर अदिति के सामने पहुंच जाती हैं। फिर उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए दोनों चिड़िया वो जादुई लहंगा अदिति को सौंप देती हैं। उन दोनों चिड़ियों का अपने प्रति प्रेम देख अदिति बहुत खुश होती है और जादुई लहंगे को पहन लेती है।
जादुई लहंगे के पहनते ही अदिति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। तभी अपनी सहेलियों के साथ गुजर रही कंगना की नजर अदिति पर पड़ती है। अरे ये क्या, मैंने तो अदिति का लहंगा जलाकर राख कर दिया था, फिर इसके पास दोबारा इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? अरे ये क्या कंगना, तेरी नौकरानी ने तो तुझसे भी ज्यादा महंगा और खूबसूरत लहंगा पहन रखा है। इस लहंगे के सामने तेरे लहंगे एकदम फीके और बकवास लग रहे हैं। अपनी बेइज्जती होते देख कंगना को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी इस लहंगे को इसके शरीर से उतारकर गंदी नाली में फेंक दूंगी। इतना कहकर कंगना अदिति के पास पहुंच जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए जबरदस्ती उसके शरीर से जादुई लहंगा उतारने की कोशिश करती है। क्यों रे बदतमीज परी, आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? लगता है तुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है। ठहर जा, आज मैं तेरा सारा घमंड उतार दूंगा। तभी जादुई लहंगे के मुंह से जलते हुए कोयले बाहर निकलने लगते हैं और उसके बाद वो सारे कोयले कंगना परी के सर पर गिरने लगते हैं। अरे मर गई रे, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। देखते ही देखते कंगना परी के सारे बाल जल जाते हैं। उसका चेहरा चुड़ैलों की तरह काला हो जाता है। अब अगले 5 साल तक तू इसी तरह बदसूरत बनी रहेगी। जब भी तू अपने आप को आईने में देखेगी तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे पूरी तरह जला दूंगा। इस तरह जादुई लहंगा कंगना परी को उसके किए की सजा देकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता है। फिर उस दिन के बाद से जादुई लहंगा अपनी जादुई शक्ति से अदिति परी को एक अमीर परी बनाकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और अदिति परी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। मिर्जापुर गांव में सोनम और राखी नाम की 2 बहनें रहती थी। सोनम राखी की सगी बहन नहीं थी। राखी की माँ को सोनम एक तालाब के किनारे मिली थी। तब से राखी की माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। राखी सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन राखी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये गंवार और बदसूरत लड़की हमारे घर में कहाँ से आ गई? बेटा अपनी बहन से थोड़ा ठीक से बात करो। मैं इसे तालाब के किनारे से लेके आई थी, लेकिन मैं इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सगी बहनों की तरह रहो। माँ इस गंवार लड़की को मैं अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर राखी वहाँ से चली जाती है। राखी हर वक्त सोनम को परेशान करती थी। राखी एक बार बाथरूम में घुस जाती तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेती थी। उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था। राखी जल्दी जल्दी बाहर आओ ना, मुझे जोर की सुसु लगी है, प्लीज जल्दी करो। राखी जानबूझकर नहीं आती। सोनम अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, मुझे जोर की सुसु लगी है और राखी बाहर नहीं निकल रही, पूरे 2 घंटे से बाथरूम में है। राखी अभी के अभी बाहर निकल, अगर तू 1 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं तेरा फोन तोड़ दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, मैं अभी आती हूँ। राखी बाथरूम से फौरन बाहर निकल आती है और सोनम से कहती है, जा गवार सोनम की बच्ची, अब कर ले सुसु, और हाँ अंदर मेरी कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई ना। इस तरह राखी सोनम को परेशान करती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उस दिन सोनम अपना टिफिन घर पर भूल आती है और उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो राखी के पास जाती है और कहती है, राखी मैं अपना टिफिन घर पर भूल आई हूँ, प्लीज तुम मुझे अपनी सहेली से साइकिल मांग कर दे दो, मैं घर जाकर ले आती हूँ। अगर पैदल गई तो वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुझ गवार के लिए मैं किसी से भीख नहीं मांगने वाली।
तूने छोड़ा है ना टिफिन, अब तो तू भूखी ही मर। इतना कहकर राखी वहां से चली जाती है। पूरा दिन बेचारी सोनम भूखी ही रह जाती है और शाम को घर जाकर खाना खाती है। एक दिन जब सोनम और राखी जब कॉलेज पहुंचती है तो उसकी सभी सहेलियां जादुई झुमकों के तालाब के बारे में बात कर रही थी। तुम लोग किस जादुई तालाब के बारे में बात कर रही हो, मुझे बताओ। राखी, कल रात को मेरी दादी और माँ बता रही थी कि यहाँ से 100 मील की दूरी पर एक जंगल है जहाँ एक गुफा है। वहाँ गुफा के अंदर एक तालाब है जहाँ अमावस्या की रात को सोने के झुमके तैरते हैं। हाँ, ये मैंने भी अपनी माँ को बात करते सुना है। अगर वो सोने के झुमके हमें मिल जाए तो हम बहुत अमीर लड़कियां बन सकती हैं। हाँ, तूने सही कहा, मुझे बहुत अमीर बनना है और अमीर बनने के बाद मैं इस गंवार सोनम को घर से भगाकर सुकून की जिंदगी जीऊंगी। देखो, अमावस्या की रात को प्रकट होंगे, मतलब जरूर वो भूतिया तालाब होगा या फिर चुड़ैल का तालाब होगा। मेरी मानो, तुम लोग वहाँ मत जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, तू मुझसे जलती है इसीलिए ऐसा कह रही है। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और अमीर बनकर ही रहूंगी। इतना कहकर राखी अपनी सहेलियों को लेकर वहां से चली जाती है और अमावस्या की रात को राखी और उसकी सहेलियां गुफा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। वो देखो राखी, वहां से रोशनी आ रही है, जरूर वही जादुई झुमकों की तालाब की गुफा है। तीनों लड़कियां गुफा के अंदर चली जाती हैं जहां उन्हें खूबसूरत सुनहरे झुमकों की तालाब दिखाई देती है। ये देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी थैली निकालो और सारे झुमके भर लो, कहीं ये गायब ना हो जाए। जैसे ही तीनों तालाब में हाथ डालती हैं कि तभी उन तीनों को तालाब अंदर खींच लेती है जहां एक चुड़ैल बैठी हुई थी। मेरे इस भूतिया झुमकों के तालाब में तुम लोगों का स्वागत है। अरे, ये तो एक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। लोगों को फंसाने के लिए मैं ये जादुई झुमकों के तालाब का माया जाल बिछाती हूँ। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम तीनों को कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। ये सुनकर राखी और उसकी सहेलियां डर के मारे थर-थर कांपने लगती हैं। जैसे ही चुड़ैल तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहां सोनम एक तलवार के साथ आ जाती है और चुड़ैल पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। जैसे ही चुड़ैल के 2 टुकड़े होते हैं तभी वो चुड़ैल भस्म हो जाती है। तुम तीनों ठीक हो ना? मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी इसीलिए तुम्हें ढूंढती हुई आ गई। सोनम, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने अब तक तुम्हें बहुत परेशान किया लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर राखी सोनम के गले लग जाती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से राखी पूरी तरह सुधर जाती है और सोनम के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले परिदेश में सोनाली और रोमा नाम की 2 सहेलियां रहती थी। सोनाली एक गरीब परी थी जबकि रोमा परी बहुत अमीर थी। रोमा परी को अपनी दौलत का दिखावा करने का बहुत शौक था। इस वजह से वो जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करके लोगों पर अपने ढाक जमाया करती थी। एक दिन रोमा परी सोनाली परी को लेकर परिदेश के एक बड़े शॉपिंग मॉल में चली जाती है। सुनिए, मुझे आपके मॉल में मिलने वाली सबसे महंगे कपड़े और सैंडल दिखाइए। मैं पहले ही कह रही हूँ, बेकार की सस्ती चीजें दिखाकर मेरा समय बर्बाद मत करना। रोमा परी का स्वभाव देख शॉपिंग मॉल की मालकिन परी समझ जाती है कि इस परी को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। उसके बाद मॉल की मालकिन जबरदस्ती चीजों की कीमत बढ़ाकर रोमा परी को बेचने लगती है।
उस लालची परी की चालबाजी देख सोनाली परी से रहा नहीं जाता। अरे रोमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये परी तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूट रही है। तुझे अमीरों की शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। देख सोनाली, इस तरह यहाँ मेरी बेइज्जती मत करवा और चुपचाप खामोश खड़ी रह। उसके बाद शॉपिंग मॉल की मालकिन रोमा परी को बेवकूफ बनाकर उससे और भी तरह तरह की चीजें महंगी कीमत पर बेच देती है। इस तरह एक ही दिन में रोमा परी लाखों रुपए बेकार के सामान खरीदने में बर्बाद कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों सहेलियों के घर वाले उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। सोनाली परी की शादी रानी परी के महल में काम करने वाले एक मामूली लड़के से तय हो जाती है। जब इस बात का पता रोमा परी को चलता है तो वो सोनाली परी का मजाक उड़ाने लगती है। अरे सोनाली, मैंने सुना है तेरे घर वालों ने तेरी शादी परिदेश के एक मामूली लड़के से तय कर दी है। आखिर तू इस शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? मुझे मेरे घर वालों के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। वो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हैं और वैसे भी कुणाल एक ईमानदार और नेक लड़का है। उससे शादी करके मैं हमेशा खुश रहूंगी। सच में तुम गरीब परी कभी नहीं सुधर सकती। जरा मुझे देख, मैं पृथ्वी के एक अमीर जादूगर से शादी कर रही हूँ। देख रोमा, तू परिदेश के बाहर किसी लड़के से शादी मत कर। शायद तुझे नहीं पता, पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक धोखेबाज लड़के रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा फैसला गलत साबित हो जाए और तुझे बाद में पछताना पड़े। लेकिन रोमा परी पर सोनाली परी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोनाली परी की शादी कुणाल से हो जाती है और सोनाली परी हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। दूसरी तरफ रोमा परी की शादी का दिन आ जाता है। पृथ्वी का जादूगर लड़का बड़ी धूमधाम से रोमा परी के घर बारात लेकर आता है। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल अपने माता पिता के साथ पहुंच जाती है। ठहर जा परी, तू मेरे पति से शादी नहीं कर सकती। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दरअसल ये कोई जादूगर नहीं बल्कि एक भूत है। ये इसी तरह भोली भाली परियों को धोखा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर शैतान को उनके बलि चढ़ा देता है। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ समय पर आ गई, वरना मेरा दुष्ट पति तुम्हारी भी जान लेकर तुम्हारी बलि चढ़ा देता। इतना कहकर वो चुड़ैल जादूगर के ऊपर काले रंग का पानी डाल देती है और अगले ही पल वो जादूगर एक डरावने भूत के रूप में बदल जाता है। उसके बाद चुड़ैल अपने भूत पति का कान पकड़कर उससे कहती है, अरे नालायक, तुझे शादियां करने का बहुत शौक है ना? चल आज मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी में दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने पति की पिटाई करते हुए उसे वहां से लेकर चली जाती है। तभी वहां सोनाली परी आ जाती है। देख लिया ना रोमा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था। शुक्र मना, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई, वरना वो भूत तेरी जान ले लेता। हाँ, तूने सही कहा सोनाली, अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। फिर कुछ दिनों बाद रोमा परी अपनी हैसियत के अनुसार परिदेश के एक लड़के से शादी करके उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना की सौतेली बहन कविता और उसका सौतेला भाई विकास दोनों हमेशा सपना पर अत्याचार करते थे और उसे भला बुरा कहकर परेशान किया करते थे। सपना अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया करती थी। ये ले सपना, तेरी इस महीने की तनख्वाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी,
अब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। उसके बाद सपना घर जाकर वहाँ सारे पैसे गुल्लक में रखकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दूसरी तरफ विकास सपना को गुल्लक में पैसे रखते हुए देख लेता है। उसके बाद विकास चुपके से गुल्लक चुराकर घर से बाहर चला आता है। फिर विकास सारे पैसे शराब में उड़ा देता है। अगले दिन गुल्लक गायब देख सपना को विकास पर शक होता है और वो उससे गुल्लक के बारे में पूछने लगती है। देखो विकास भैया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्ही ने मेरे गुल्लक चुराए हैं। मुझे मेरा गुल्लक वापस कर दो। मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। ये सुनते ही विकास सपना को जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। तभी वहाँ विकास की बहन कविता आ जाती है। दीदी, ये मुझे चोर कह रही है। कहती है इसके गुल्लक के पैसे मैंने चुराए हैं। क्यों री सपना की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर सपना की खूब पिटाई करते हैं। बस बहुत हो गया, तुम दोनों बहुत बुरे हो। अब मैं तुम दोनों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद सपना घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सपना एक पुराने खंडर के पास पहुँच जाती है। तभी सपना देखती है कि एक परी बुरी तरह घायल अवस्था में पत्थरों के ऊपर पड़ी है। सपना फौरन उस परी के पास जाकर उसके जख्म पर अपना दुपट्टा बांध देती है और पास वाली नदी से पानी लेकर उस परी को पिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में परी को होश आ जाता है। मैं डॉक्टर के पास से दवाई लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ गिर पड़ी। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हमें हमेशा बुरे वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। सपना की बातें सुनकर परी उससे बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर परी सपना को अपने घर ले जाती है। परी के घर पर एक जादुई थाली रखी थी। उस जादुई थाली के अंदर एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जिसके अगल बगल बहुत सारे सुंदर रंग बिरंगे पेड़ पौधे मौजूद थे। देखने में वो तालाब बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था। ये जादुई तालाब है, इसके अंदर ढेर सारे जादुई फ्रॉक है। इस तालाब के पानी को उंगली से छूते ही तुम्हारे शरीर का आकार छोटा हो जाएगा और तुम तालाब के अंदर चली जाओगी। फिर तुम तालाब से जितनी चाहे उतनी फ्रॉक उठाकर बाहर ले आ सकती हो। आते ही तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। लेकिन ये जादुई फ्रॉक काम क्या करते हैं? जादुई फ्रॉक पहनने से बदसूरत लड़की की परी की तरह शक्ल हो जाएगी। इस जादुई फ्रॉक को बेचकर तुम बदसूरत लड़कियों को गोरी बना सकती हो। साथ ही इससे तुम्हारे पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके बाद सपना उस थाली को लेकर अपने गांव चली जाती है और उस जादुई तालाब से ढेर सारे फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में सपना बहुत सारी लड़कियों को गोरी बनाकर लाखों रुपए कमा लेती है और ठाट बाट से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन कविता और विकास सपना को जादुई तालाब से फ्रॉक बाहर निकालकर लाते हुए देख लेते हैं। इस जादुई तालाब की वजह से सपना इतनी अमीर बनी है, हमें इस थाली को ही चुरा लेना होगा। फिर रात होते ही दोनों भाई बहन सपना के घर से जादुई थाली चुराकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जादुई फ्रॉक हासिल करने के लिए थाली के अंदर मौजूद तालाब में उतर जाते हैं। तालाब में उतरते ही उन दोनों का शरीर छोटा हो जाता है। फिर वो दोनों तालाब के पानी में उतरकर ढेर सारी फ्रॉक इकट्ठी करने लगते हैं।
लेकिन तभी अचानक तालाब में रहने वाली एक मछली उन दोनों पर हमला कर देती है। दोनों घबराकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मछली उन दोनों को मार कर खा जाती है। इस तरह उन दोनों का अंत हो जाता है। फिर वो थाली सपना के पास चली जाती है। फिर सपना खुशी से रहने लगती है। हीरापुर नाम के गांव में सनोरा नाम की एक लड़की रहती थी। सनोरा एक केक की दुकान में काम करती थी। सनोरा दिखने में बहुत ही सांवली थी। वो अपने कॉलेज के दोस्त समीर से प्रेम करती थी। घर लौटने के बाद सनोरा समीर को फोन करती है। हाय समीर, मैं सनोरा बात कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? देखो सनोरा, अभी मैं बिजी हूँ, तुम्हें बाद में बात करता हूँ। इस तरह समीर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर सनोरा का फोन काट देता। सनोरा की केक की दुकान पर हर दिन रोहित नाम का एक लड़का केक खरीदने आता था। सनोरा उससे हर रोज बात करके बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन सनोरा की दोस्त लाली भागते हुए केक की दुकान पर आती है और सनोरा से कहती है, सनोरा, क्या तुम्हें पता चला समीर एक लड़की से शादी कर रहा है और उसकी कल एंगेजमेंट है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लाली? समीर तो मुझसे प्रेम करता है। ये सुनकर सनोरा भागते हुए समीर के घर पहुंच जाती है। समीर, क्या तुम शादी कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और शादी भी करना चाहते हो। अरे ये सब मैंने कब कहा? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। अच्छी दोस्त? मतलब मैं सिर्फ दोस्ती के लायक हूँ? आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम कढ़ाई की तरह काली कलोटी हो। मैं क्या, कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरी होने वाली दुल्हन के पास जाना है। समीर के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सनोरा बहुत उदास हो जाती है और झील के पास बैठकर रोने लगती है। तभी झील में रहने वाली जलपरी सनोरा के पास आती है। लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बताओ मुझे। सनोरा जलपरी को समीर के बारे में सब कुछ बता देती है। जलपरी सनोरा को एक जादुई साबुन देती है और कहती है, ये एक जादुई साबुन है, मैं ये तुम्हें देती हूँ। तुम हर रात इससे अपना चेहरा धो लो। सुबह होते ही तुम बहुत ही ज्यादा गोरी हो जाओगी। साबुन का असर सिर्फ दिन में रहेगा, रात को तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। जलपरी की बातें सुनकर सनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। रात को सनोरा जादुई साबुन से अपने चेहरे को धो लेती है और सो जाती है। सुबह सनोरा जैसे ही अपने चेहरे को आईने में देखती है तो वो खुशी से उछल पड़ती है। वो बहुत ही ज्यादा गोरी हो चुकी थी और परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। जब वो बाहर जाती है तो सारे लड़के उसी को देखते रह जाते हैं और उससे दोस्ती करने के लिए एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये सब देख सनोरा के मन में लालच आ जाता है। देखो, तुम में से जो कोई भी मुझे सबसे महंगा तोहफा देगा, मैं उसी से दोस्ती करूंगी। ये सुनकर सारे लड़के भागते हुए अपने घर जाकर अपनी माँ के गहने, पैसे और घर के कागजात लेकर सनोरा के सामने रख देते हैं। जब ये बात उन लड़कों की माँओं को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सनोरा के पास पहुंच जाते हैं। यही वो चुड़ैल है जो हमारे लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रहे हैं। चलो मार मार कर इसका मुंह तोड़ देते हैं ताकि ये आगे किसी लड़के को अपनी खूबसूरती के जाल में ना फंसाएं। जैसे ही वो औरतें सनोरा को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी वहां रोहित आ जाता है और उन सबको रोक लेता है।
रोहित सनोरा की तरफ से उन औरतों से माफी मांग लेता है। रोहित की बात मानकर सारी औरतें वहां से चली जाती हैं। सनोरा, ये सब क्या है? ये सब औरतें तुम्हें मारना क्यों चाहती थी? और तुम इतनी गोरी कैसे बन गई? सनोरा रोहित को जलपरी के जादुई साबुन के बारे में सब बता देती है। सनोरा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने रंग को लेकर इतनी दुखी क्यों रहती हो? और तुमने जादुई साबुन का इस्तेमाल क्यों किया? जब साबुन खत्म हो जाएगा तो तुम पहले की तरह बन जाओगी, तब तुम क्या करोगी? गोरा होने के चक्कर में तुम लालची बनकर गलत रास्ते पर चली गई। तो मैं क्या करती? समीर ने मुझे जली कटी बातें सुनाकर ठुकरा दिया। सांवले होने की वजह से कोई भी लड़का मुझसे प्रेम नहीं करता और ना ही कोई मुझसे शादी करना चाहता है। देखो निधि, इस दुनिया में ऐसे लड़के भी होते हैं जो रंग रूप को नहीं बल्कि अच्छे कैरेक्टर को देखते हैं। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मुझे तुम्हारे सांवले होने से कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर सनोरा खुश हो जाती है और रोहित से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। फिर सनोरा साबुन को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सनोरा पहले की तरह सांवली हो जाती है। कुछ दिनों बाद सनोरा और रोहित दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों में सपना नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। सपना नागिन को मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक था। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर रोज हमारी दुकान की मिठाइयाँ कौन चुरा कर खाता है। माँ, लगता है रात को चूहे हमारी दुकान में घुसकर मिठाइयाँ खा लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। आज रात को हम जहरीली मिठाइयाँ बनाकर दुकान में रखेंगे। जब वो चूहे मिठाइयाँ खाएंगे तो खाते ही उनकी मौत हो जाएगी। उसके बाद नीलम अपनी माँ के साथ मिलकर ढेर सारी जहरीली मिठाइयाँ बनाकर दुकान में रख देती है। फिर रात होते ही हमेशा की तरह सपना नागिन नीलम की दुकान में दाखिल हो जाती है और वहां रखी मिठाइयाँ खाने लगती हैं। लेकिन जहरीली मिठाइयाँ खाने की वजह से सपना नागिन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे, अचानक मिठाइयाँ खाकर मुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? मेरा सर भी घूम रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। सपना नागिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अगले दिन जब नीलम दुकान का दरवाजा खोलती है तो अपनी दुकान पर एक इच्छाधारी नागिन को बेहोश देख उसके होश उड़ जाते हैं। नीलम मिठाइयों का हाल देख सारी बात समझ जाती है। अच्छा, तो ये नागिन मेरी दुकान में घुसकर रोज मिठाइयाँ खाती थी, लेकिन अब ये पकड़ी गई है। अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी सपना नागिन होश में आ जाती है। ये देख नीलम फौरन उसे पकड़कर रस्सियों से बांध देती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तूने चोरी से मेरी मिठाइयाँ खाकर बहुत नुकसान किया है मेरा। अब मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। हम अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इसे अपनी दुकान में काम करवाएंगे। फिर अगले दिन से दोनों माँ बेटी सपना नागिन से दुकान में मिठाइयाँ बनवाने के साथ साथ बाकी काम भी करवाने लगती हैं। आइए आइए, हमारी यहाँ इच्छाधारी नागिन के हाथों से बनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलेगी, जल्दी आइए। ये बात सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग नीलम की दुकान पर इच्छाधारी नागिन को मिठाइयाँ बनाते देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ नीलम की दुकान में मिठाइयाँ बहुत तेजी से बिकने लगती हैं। अरे वाह, इच्छाधारी नागिन की वजह से हमारा बहुत मुनाफा हो रहा है। अब हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे घर जाना है मुझे। लेकिन नीलम और उसकी माँ बहुत बेरहम थी और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो दोनों सपना नागिन को नहीं छोड़ती।
इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम की दुकान पर एक जादूगरनी आती है। सपना नागिन की बुरी हालत देख जादूगरनी को उस पर बहुत तरस आता है। सुनो, तुम दोनों ने इस बेचारी नागिन को कैद करके ठीक नहीं किया, इसे छोड़ दो। ये नागिन हमारी दुकान से मिठाइयाँ चुरा कर खाती थी, इसीलिए हमने इसे पकड़ कर रखा है। दूसरी तरफ नागिन से मिठाइयाँ बनवाकर हम रोज ढेर सारे पैसे कमाती हैं। अब तो ये जिंदगी भर यही काम करेगी। देखो, हम इसे नहीं छोड़ने वाले, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? मिठाइयाँ लो और यहाँ से चलते बनो। दोनों माँ बेटी की बात सुनकर जादूगरनी समझ जाती है कि दोनों बहुत ही दुष्ट और लालची हैं। फिर जादूगरनी उन दोनों को सबक सिखाने का फैसला करती है। जादूगरनी उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी घुमाकर दोनों माँ बेटी को उल्टा लटका देती है और एक झाड़ू प्रकट करके उन दोनों की खूब पिटाई करती है। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। इस बेचारी नागिन को तुम दोनों ने बहुत परेशान किया है। आज मैं तुम दोनों लालची माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह जादूगरनी उन दोनों को खूब मारती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जादूगरनी के सामने अपनी गलती की माफी मांगकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर आखिरकार जादूगरनी उन दोनों को छोड़ देती है। इसके बाद जादूगरनी सपना नागिन को लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके लिए बहुत बड़ा रसगुल्ले से बना घर तैयार कर देती है। बेटी, आज से तुम इस रसगुल्ले के घर में रहो। ये घर रोज तुम्हारे मनपसंद मिठाइयाँ देगा। ये सुनकर सपना नागिन बहुत खुश होती है। उस दिन से सपना नागिन उस रसगुल्ले से बने जादुई घर में रहने लगती है और मिठाइयाँ खाते हुए खुशी से रहती है। साथ ही सपना नागिन रोज गांव और शहर में रहने वाले गरीब बच्चों को मिठाइयाँ खिलाना शुरू कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सपना नागिन हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। काजल का चेहरा बहुत ही बदसूरत था, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। फिर एक दिन काजल अपनी क्लास की लड़कियों के साथ एक बड़ी नाव पर सवार होकर समुंदर की सैर करने चली जाती है। सभी लड़कियां समुंदर का सुंदर नजारा देख बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक एक चुड़ैल जलपरी उनका रास्ता रोक लेती है। चुड़ैल जलपरी को देख जहाज पर सवार सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहती हो तो समंदर में एक लड़की को फेंक दो, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं इस नाव को जलाकर राख कर दूंगी। अरे, इसकी बातों से तो लगता है ये चुड़ैल जलपरी बहुत खतरनाक है। हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी एक लड़की को समंदर में फेंकना होगा। हाँ, तूने सही कहा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम इस बदसूरत काजल को उठाकर समुंदर में फेंक देते हैं। उसके बाद चुड़ैल जलपरी से मार कर खा जाएगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब जिंदा बचकर अपने घर लौट सकेंगे। अरे विशाखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तो बहुत ही स्वार्थी निकली। अपनी जान बचाने के लिए मेरी बलि देना चाहती हो। अगर हम सब चाहे तो इस चुड़ैल जलपरी को मारकर यहाँ से भगा सकते हैं। खामोश हो जा, कोई भी चुड़ैल जलपरी से नहीं जीत सकता। अब तुझे मरना ही पड़ेगा। जहाज पर सवार सभी लड़कियां यही चाहती हैं। फिर वो सभी लड़कियां काजल को समंदर में फेंकने का मन बना लेती हैं। काजल बेचारी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सारी लड़कियां उसे पकड़कर समंदर में फेंक देती हैं। ये देख चुड़ैल जलपरी बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत हट्टी कट्टी है। मुझे पेट भर मांस खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती, मुझे कुछ करना होगा। तभी काजल अपने कपड़ों में लगे पिन निकालकर उस जलपरी के चेहरे पर मारने लगती है।
ये देख चुड़ैल जलपरी घबराकर काजल को छोड़ देती है। काजल अपनी जान बचाने के लिए तेजी से तैरती हुई वहां से भागने लगती है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे बचकर नहीं जा सकती। इतना कहकर चुड़ैल जलपरी काजल का पीछा करने लगती है। तभी अचानक समंदर पर एक बड़ा सुनहरा आईना तैरता हुआ काजल के पास आ जाता है। फिर अगले ही पल एक आवाज आती है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मुझे पकड़ लो। ये सुनते ही काजल लपक कर उस आईने को पकड़ लेती है। उसके बाद वो आईना काजल को हवा में उड़ाकर समंदर के किनारे ले जाता है। तभी काजल को उस आईने के अंदर एक सुंदर सी परी दिखाई देती है। ये जादुई आईना सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। तुम बहुत लकी हो। आज मैं पूरा एक दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। चलो मेरा हाथ पकड़कर इस जादुई आईने के अंदर आ जाओ। ये सब चमत्कार देख काजल बहुत खुश होती है और उस परी का हाथ पकड़कर अंदर चली आती है। फिर वो परी काजल को अपनी जादुई दुनिया के बड़े बाजार में ले जाती है, जहाँ तरह तरह की सुंदर चीजें बिक रही थी। चलो मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी तरह खूबसूरत बनाऊंगी। उसके बाद परी काजल को एक जादुई ब्यूटी पार्लर में ले जाती है। ब्यूटी पार्लर में मौजूद जादूगरनी काजल का मेकअप करके उसे हमेशा के लिए खूबसूरत बना देती है। ये देख काजल खुशी से उछल पड़ती है। फिर परी काजल को ढेर सारे सुंदर कपड़े और गहने खरीद कर देती है। अब मैं तुम्हें एक चीज देने वाली हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई अंगूठी। इस अंगूठी के रहते कोई भी बुरा इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद शाम होते ही परी काजल को उसके घर पहुंचा देती है। अगले दिन काजल एक सुंदर ड्रेस और गहने पहनकर अपनी कॉलेज जाती है। काजल एक खूबसूरत राजकुमारी लग रही थी। उसका ये रूप देख सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कल तुम लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी ना मुझे, लेकिन मैं बच गई। आज मैं तुम सबको सबक सिखाकर अपना बदला लूंगी, ताकि जीवन में दोबारा तुम कभी किसी के साथ इस तरह का धोखा ना करो। उसके बाद काजल अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से उन सभी लड़कियों के बाल काटकर उन्हें पूरी तरह गंजी बना देती है। अब अगले 2 सालों तक तुम्हारे सर पर बाल नहीं आएंगे। तुम सब इसी तरह गंजी बनकर रहोगी। इस तरह उन सभी धोखेबाज लड़कियों को सबक सिखाकर काजल वहां से चली जाती है और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। रानी को बचपन से ही मिट्टी से तरह तरह की चीजें बनाने का शौक था। बड़े होने पर वो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, सुनो रानी, आजकल तू बहुत कम पैसे लाकर मुझे देती है। कहीं तो मुझसे छुपाकर अलग से पैसे तो नहीं जमा कर रही? नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। आजकल मेरे खिलौने ज्यादा नहीं बिकते, इस वजह से कमाई कम हो गई है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कल से मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। अगर तूने ज्यादा पैसे नहीं लाए तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी, समझ गई ना? हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है। अगर तूने कल से ज्यादा पैसे नहीं लाए तो हम तेरी एक वक्त का खाना बंद कर देंगे। फिर एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए रानी एक टूटी हुई दुकान के आड़ में बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। सुनो बेटी, तुम्हारा ये मिट्टी से बना छोटा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। इतना कहकर वो बुढ़िया रानी की टोकरी में रखा मिट्टी का घर उठा लेती है और उसे पैसों से भरी एक थैली देकर वहां से चली जाती है। रानी जैसे ही थैली खोलकर देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो थैली पूरी तरह पैसों से भरी हुई थी।
अरे उस बुढ़िया ने सिर्फ एक मिट्टी के घर के बदले मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। उसके बाद घर जाकर रानी पैसों से भरी पोटली अपनी सौतेली माँ मालती को दे देती है। इतने सारे पैसे देख मालती और मीना बहुत खुश होते हैं। लाओ माँ, ये पैसे मुझे दे दो, कल मैं अपने लिए बाजार जाकर ढेर सारे कपड़े खरीद कर लाऊंगी। इतना कहकर रीना पैसों की थैली अपने पास रख लेती है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत फिर से रानी के पास आकर उससे मिट्टी का घर खरीद लेती है और बदले में उसे पैसों से भरी थैली पकड़ा देती है। धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। अरे वो बुढ़िया कौन है जो एक मामूली मिट्टी के घर के लिए तुझे रोज पैसों से भरी थैली देकर चली जाती है? मुझे नहीं पता माँ, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। माँ, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, जरूर उसके पास पैसों का ढेर होगा, तभी तो वो इतनी लापरवाही से पैसे लुटा रही है। अगले दिन जब रानी मिट्टी के खिलौने बेचने घर से बाहर निकलती है कि तभी मालती और रीना भी उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रानी को वो बुढ़िया मिल जाती है और उससे मिट्टी के घर खरीदकर बदले में उसे पैसों की पोटली देकर चली जाती है। चलो माँ, उस बुढ़िया का पीछा करते हैं। फिर दोनों माँ बेटी बुढ़िया का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस पेड़ के नीचे बैठा एक गरीब परिवार बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। बुढ़िया उसे मिट्टी के घर को जमीन पर रख देती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस मिट्टी के घर को एक बड़े विशाल के घर में बदल देती है। आज से तुम लोगों को बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है, आराम से इस जादुई मिट्टी के घर में रहो। इस घर के अंदर तुम्हें सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेगी। बुढ़िया की बात सुनकर वो गरीब लोग बहुत खुश होते हैं और उस जादुई मिट्टी के घर के अंदर जाकर रहने लगते हैं। अरे माँ, ये बुढ़िया अपनी जादुई छड़ी से छोटे मिट्टी के घर को असली घर में बदलकर लोगों की मदद कर रही है। अगर हमें इसकी जादुई छड़ी मिल जाए तो उसकी शक्ति से हम दोनों मालामाल बन सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस बुढ़िया का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया एक तालाब के अंदर चली जाती है। उस तालाब के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत घर था जिसके अंदर बुढ़िया रहती थी। फिर मालती और उसकी बेटी बुढ़िया को पकड़ने के लिए तालाब के पानी में उतर जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ी आदमखोर मछली प्रकट हो जाती है और दोनों पर हमला कर देती है। अरे कोई हमें बचाओ! बेटी, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग, वरना ये मछली हमें मार डालेगी। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां और भी बहुत सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो सभी मछलियां उन दोनों माँ बेटी पर हमला कर देती हैं और उन दोनों को मार कर खा जाती हैं। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। फिर रानी अपने जीवन में खुशी से रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहती थी। मारिया स्वभाव से बहुत ही लालची और मतलबी थी। एक दिन मारिया अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी अचानक उसे आसमान में एक गुलाब जामुन से बना घर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उस घर को देख मारिया आश्चर्य में पड़ जाती है। उसके बाद मारिया उस गुलाब जामुन के घर का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो घर एक गांव में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही बहुत सारे गरीब लोग हाथों में कटोरा लेकर लाइन में खड़े थे। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से दो बुढ़िया बाहर निकल आती हैं। फिर दोनों बुढ़िया घर की खिड़कियां खोल देती हैं। उसके बाद खिड़कियों के अंदर से बड़े बड़े गुलाब जामुन बाहर निकलकर लोगों के कटोरों में जाने लगते हैं।
फिर अगले ही पल वो गुलाब जामुन फट जाते हैं और उनके अंदर से स्वादिष्ट खाना बाहर निकल आता है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हम गरीबों को रोज इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है बेटी, हम दोनों बहनें अपनी जवानी के दिनों से इसी तरह लोगों की मदद करते आ रहे हैं। उसके बाद वो बुढ़िया गुलाब जामुन के घर पर लगा एक बटन दबा देती है और अगले ही पल घर के अंदर से एक बहुत बड़ा गुलाब जामुन बाहर निकल आता है। उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉ लगे थे। ये गुलाब जामुन जूस है, खाना खाने के बाद तुम सभी से पी लेना। इस तरह एक एक कर वो दोनों बुढ़िया कई गांव में जाकर गरीब और लाचार लोगों का पेट भरती थी। दूसरी तरफ मारिया उन दोनों का पीछा करते हुए ये सब देख रही थी। ये जादुई गुलाब जामुन का घर तो बहुत ही कमाल का है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मैं शहर जाकर जादुई खाना बेचकर लाखों रुपए कमा सकती हूँ। इस तरह मारिया के मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ जाता है। फिर शाम होते ही दोनों बुढ़िया गुलाब जामुन के घर को लेकर जंगल के बीचों बीच मौजूद अपनी गुफा के पास पहुंच जाती हैं। मारिया भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। जंगल पहुंचकर वो दोनों बुढ़िया खाना खाकर गुफा में सोने चली जाती हैं। ये दोनों बुढ़िया सो रही हैं। गुलाब जामुन के घर को चुराने का ये सबसे अच्छा मौका है। फिर मारिया उस घर के अंदर चली जाती है और उसे हवा में उड़ाते हुए वहां से बहुत दूर निकल जाती है। अगले दिन मारिया एक बड़े शहर में पहुंच जाती है। ये शहर बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। अब मैं यहाँ जादुई खाना बेचकर बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद मारिया लोगों को जादुई स्वादिष्ट खाने के बारे में बताकर अपने पास बुलाने लगती है। मारिया के पास गुलाब जामुन से बना घर देख सभी लोग दंग रह जाते हैं और देखते ही देखते मारिया के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तुम्हारा ये घर तो बहुत ही कमाल का है। तुमने कहा कि तुम यहाँ जादुई खाना बेचने आई हो। चलो जल्दी से हम सबको अपना जादुई खाना खिलाओ। अगर हमें तुम्हारा खाना पसंद आए तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगी। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। इसके बाद मारिया घर की दोनों खिड़कियां खोल देती है। फिर उस घर के अंदर से बड़े बड़े गुलाब जामुन बाहर निकलकर वहां खड़े लोगों के हाथों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगले ही पल तेज धमाके के साथ सारे गुलाब जामुन फट जाते हैं और वहां खड़े लोगों के शरीर पर आग लग जाती है। देखते ही देखते उन सभी लोगों के चेहरे काले और बदसूरत हो जाते हैं। ये सब क्या है? इस लड़की के गुलाब जामुन तो बहुत ही खतरनाक निकले। लगता है ये कोई बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है जो हमारे शहर को बर्बाद करने आई है। हाँ, तुमने सही कहा, ये बहुत ही बुरी है। चलो सब लोग मिलकर इसकी पिटाई करो। फिर वो सभी लोग मिलकर मारिया को मारने लगते हैं। हाय, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ दोनों बुढ़िया आ जाती हैं। क्यों लड़की, तुझे तेरे लालच का फल मिल गया ना। जिंदगी में अमीर और दौलतमंद बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तूने शॉर्टकट रास्ता अपनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चल जा यहाँ से, वरना ये लोग तुझे जान से मार देंगे। मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगी। इतना कहकर मारिया वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों बुढ़िया अपना जादुई गुलाब जामुन घर लेकर वहां से चली जाती हैं।